अमरपुर के राजकुमार आदित्य वर्मा को शिकार खेलने का जुनून था। वह हर दिन नए जानवरों का शिकार करने जंगल जाता। उसके पिता राजा विक्रम वर्मा उसकी इस आदत से परेशान थे। राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर तैयार होता है, किंतु उसके पिता उसे रोकते हैं। बेटा, हमेशा ही शिकार में समय व्यर्थ मत करो। राजकाज सीखो। आखिर आगे चलकर ही तुम्हें सारा राज्य संभालना पड़ेगा। पिताजी, जंगल में ही तो असली मर्दानगी दिखती है। आज मैं एक बाघ का शिकार करके लाऊंगा। समय आने पर मैं अपनी राजगद्दी भी संभाल लूंगा पिताश्री। वह घोड़े पर सवार होकर नीलगिरी वन की ओर चला जाता है। कुछ देर के बाद नीलगिरी वन में परी किरण से मुलाकात होती है। आदित्य पूरे दिन शिकार की तलाश में भटक रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पर वह नदी के किनारे पानी पीने रुका। तभी उसकी नजर एक दिव्य सुंदरी परी पर पड़ी, जो पानी में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। किरण अपने चमकीले पंखों को सहलाती हुई बैठी थी। आदित्य हैरान होकर उसकी ओर बढ़ता है। तुम कोई देवी हो? किरण चौंक कर पीछे मुड़ती है। परी मन ही मन सोचती है, आखिर इस जंगल में कौन आ गया होगा। नहीं, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम किरण है। तुम कौन हो? मैं आदित्य वर्मा हूँ, अमरपुर का राजकुमार। तुम इतनी सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? राजकुमार, मैं एक परी हूँ। तुम मनुष्य, यह संभव नहीं। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा, बस तुम मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे राज्य की रानी कहलाओगी। परी राजकुमार की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, आखिर यह कैसे हो सकता है। किंतु परी राजकुमार की तरफ मोहित हो जाती है। परी न चाहते हुए भी उसकी तरफ चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कभी अपने परीलोक जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोकोगे तो नहीं? कभी नहीं, तुम हमेशा स्वतंत्र हो। राजकुमार परी को अपने महल ले जाता है। राजकुमार अपने माता पिता को सारी बात बताता है। राजकुमार कहता है कि वह निश्चय कर चुका है कि मैं परी से ही शादी करूंगा। ठीक है राजकुमार, हम तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं। राजा विक्रम और रानी सुमन ने खुशी खुशी इस विवाह को स्वीकार किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से आदित्य शिकार के लिए जाने लगा। एक दिन किरण अकेली बैठी थी। आदित्य शिकार से लौटता है। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाते हो? मुझे डर लगता है। तुम समझती नहीं हो, शिकार मेरा शौक है। आखिर तुम्हें किस चीज का डर है? कुछ समय के बाद राजकुमार फिर शिकार के लिए चला जाता है। किरण आंसू बहाती है। परी को राजकुमार का रोज रोज शिकार पर जाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन किरण ने आदित्य से कहा कि वह परीलोक जाना चाहती है, लेकिन आदित्य को लगा कि वह उसे छोड़कर जा रही है। उसने गुस्से में उसके पंख जला दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। परीलोक से परी मैगना प्रकट होती है। वह परी को सारी बात बताती है। किरण, तुम्हें 5 साल और यहाँ रहना होगा।
तुम्हारी एक बेटी होगी दिया। 4 साल के बाद तुम्हें उसे छोड़कर आना होगा। परी मेघना की बातें सुनकर रानी परी किरण के पास कोई रास्ता नहीं रहता। किरण रोती है लेकिन मान जाती है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाने के बाद दिया का जन्म हुआ। आदित्य ने दूसरा विवाह किया जो दिया से नफरत करती थी। एक दिन उसने दिया को जंगल में छोड़ दिया। दिया के रोने की आवाज सुनकर माँ का हृदय विचलित हो उठा। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले से लगा लिया। दिया की आंखों में आंसू थे लेकिन अब वह सुरक्षित थी। किरण दिया को गोद में उठाती है और उसके आंसू पोंछती है। मेरी बेटी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तू मेरी जान है। माँ, वो पूरी औरत मुझे यहाँ छोड़ गई। तभी घोड़े की टोपों की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार आदित्य वहां आ पहुंचता है। आदित्य दिया और किरण को देखकर स्थिर रह जाता है। किरण, तू वापस आ गई। और दिया, दिया मेरी बेटी। वो घोड़े से कूदकर उनकी ओर भागता है। दिया डरकर किरण के पीछे छुप जाती है। रुको आदित्य, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं। तुमने तो अपनी नई रानी को ही हमसे ज्यादा प्यार किया है। मैं गलत था किरण, मुझे माफ कर दो। प्रिया ने दिया को जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया और अब उसने आत्महत्या कर ली। मैं अब कभी तुम दोनों को दुखी नहीं करूंगा। किरण का हृदय पिघलता है। दिया धीरे से आदित्य की ओर बढ़ती है। पापा, क्या तुम मुझसे फिर से प्यार करोगे? हाँ बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और किरण, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? ठीक है, लेकिन इस बार वादा करो कि तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ। आदित्य ने अपने जीवन को बदला। उसने शिकार खेलना छोड़ दिया और अब वह पूरा समय किरण और दिया के साथ बिताता है। राज्य की प्रजा भी उसकी खुशी देखकर प्रसन्न थी। महल के बगीचे में तीनों साथ बैठे थे। दिया फूलों से खेल रही थी। उसके पास आकर बैठ जाती है। तीनों एक साथ सूर्यास्त देखते हैं और इस तरह राजकुमार आदित्य और परी किरण ने अपने प्यार की नई कहानी लिखी। उनकी बेटी दिया भी एक महान योद्धा बनकर राज्य की सुरक्षा करती थी। सूरजगढ़ की महारानी सुंदर और साहसी थी। उनके चर्चे दूर दूर तक थे, किंतु वह एक युद्ध में अपनी आंखों को खो चुकी थी। महल के बड़े हॉल में दरबार लगा हुआ था। राजा जयदेव सिंहासन पर बैठे थे। रानी कुसुम उनकी बगल में बैठी थी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। राजकुमार वीरेंद्र, जो अभी 18 वर्ष का है, उनके पास खड़े थे। वीरेंद्र, तुम्हें पता है, राजा बनने के लिए साहस और बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ज्ञान होना चाहिए।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी माँ का सम्मान सबसे ऊपर है। जी पिताजी, ये मैं भली बात ही जानता हूँ। माँ ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। मैं हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखूँगा। मेरे लिए मेरी माँ सबसे ऊपर है। हाँ बेटा, तुम हमेशा से ही मेरे लाडले हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। परंतु माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी आंखों को क्या हुआ आखिर? बेटा, एक बार राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया था। दुश्मनों ने हमारे साथ छल किया था। उन्होंने तुम्हें मारने के लिए जहरीली आग लगा दी थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए दुश्मनों की जहरीली आग का सामना किया और इसी कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माँ, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। वीरेंद्र, मेरे लिए अंधेरा नहीं, तुम्हारी सलामती का प्रकाश है और मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हें सलामत देखकर। माँ, मैं एक दिन आपकी आंखों की रोशनी वापस लाकर रहूँगा। आप देखना माँ, आप एक दिन जरूर देखेंगी। मैं ये साबित कर कर दिखाऊंगा माँ। राजकुमार वीरेंद्र अपनी माँ की दृष्टि लौटाने का उपाय खोजने निकलता है। वह जंगलों और गांवों की यात्रा करता है। एक दिन वह एक तांत्रिक भैरवनाथ से मिलता है। राजकुमार, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी लौट सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी यह संभव है राजकुमार। मैं तैयार हूँ भैरवनाथ। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस मुझे समाधान बताओ। मैं कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा के लिए तुम्हें सत्य जल को लाना होगा राजकुमार, जो कि हिमालय की एक खतरनाक गुफा है। राजकुमार वीरेंद्र भैरवनाथ के बताए रास्ते पर निकल जाता है। वीरेंद्र हिमालय की खतरनाक गुफा में जाता है। अरे, यहाँ तो काफी बर्फीला तूफान है। मुझे मेरी माँ के लिए सत्य जल को लाना होगा। वीरेंद्र बर्फीले तूफान और जंगली जानवरों का सामना करता है, लेकिन अपनी माँ की याद से प्रेरित होकर वह सत्य जल ले आता है। वीरेंद्र भैरवनाथ के पास जाता है और दूसरी परीक्षा पूछता है। दूसरी परीक्षा? राजकुमार, दूसरी परीक्षा में तुम्हें एक जादुई तलवार खोजनी होगी, जो भयानक दानव की गुफा में है। वीरेंद्र जादुई तलवार खोजने दानव की गुफा में चला जाता है। जंगल में चलते चलते वीरेंद्र रास्ता भटक जाता है। तभी वीरेंद्र को एक लड़की दिखाई पड़ती है। वीरेंद्र लड़की के पास जाता है और लड़की से मदद मांगता है, किंतु वीरेंद्र को देखकर लड़की उसे बंदी बना लेती है। तुम कौन हो और जंगल में क्या करने आए हो? मैं राजकुमार हूँ। मैं जंगल में दानव की गुफा को ढूंढ रहा हूँ। मेरी माँ की आंखों की रोशनी मुझे वापस लानी है। राजकुमार वीरेंद्र की बातों को सुनकर मंजरी उसे छोड़ देती है। राजकुमार वीरेंद्र दोनों ही गुफा की ओर चले जाते हैं और वह मंजरी की मदद से दानव को हराते हैं और तलवार लेकर लौटता है।
अंतिम परीक्षा में तुम्हें अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को साबित करना होगा। भैरवनाथ राजकुमार वीरेंद्र को छल कपट करने का तर्क देते हैं, किंतु राजकुमार वीरेंद्र अपनी मां के प्रति अड़िग रहते हैं। राजकुमार वीरेंद्र अपनी मां का सम्मान सबसे ऊपर करता है। राजकुमार, आप अपनी तीनों परीक्षाओं में सफल हुए। अब हम महारानी की रोशनी वापस ला सकते हैं। वीरेंद्र तीनों चीजें लेकर महल की ओर लौटते हैं। तांत्रिक भैरवनाथ मंत्र पढ़ता है और रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है। वीरेंद्र दृश्य देखकर काफी खुश होता है। वीरेंद्र, तुमने जो किया है वह केवल एक बेटा ही कर सकता है। बेटा, हम तुम्हें देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं। माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप ही मेरे लिए सबसे ऊपर हैं। राजकुमार वीरेंद्र, तुमने साबित कर दिया तुम्हारे लिए सबसे ऊपर तुम्हारी माँ है। बेटा, हम बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारा वीरेंद्र पराक्रमी और साहसी है। राजकुमारी आंखों की रोशनी वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है। पूरी राज्यों में चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। राजकुमार वीरेंद्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। राज्य की भागदौड़ अच्छे से निभाते हैं और अपने राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हम सब बच्चों के लिए यह संदेश, हमें यह कहानी यह संदेश देती है कि माँ का प्यार और त्याग अमूल्य है। वीरेंद्र का साहस और दृढ़ निश्चय दिखाता है कि कोई भी चुनौती माँ के प्रति कर्तव्य निभाने से बड़ी नहीं है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजा जयसिंह का नाम एक प्रकर्मी और न्यायप्रिय राजा के रूप में लिया जाता था। राजा जयसिंह के राज्य में धन और वैभव और शांति थी, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी बात थी, उनकी 7 रानियां, जिसके कारण उनके राज्य में 7 रानियों के 7 महल थे। थोड़ी देर बाद दूसरा गुप्तचर आ जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, रानी किरण ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रानी पुष्पा ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी विडंबना है। मेरी 7 रानियां मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है, परंतु हमेशा मैं उनके प्रेम में फंस जाता हूं। राज्य मंत्री, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। महाराज, आपको 7 रानियों को समान रूप से समय देना होगा, अन्यथा रानियों में मतभेद हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राज्य मंत्री। गुप्तचर, तुम दोनों रानियों से कहना, महाराज आज प्रजा के साथ भोजन करेंगे। हमारी हर रानी अपनी अलग खूबी और खासियत के लिए प्रसिद्ध है। राजा सभी रानियों को समान रूप से प्यार करते थे, लेकिन उनकी 7 रानियां आपस में घृणा करती थी। राजा जयसिंह ने
हर रानी को उनका अपना अलग महल दिया हुआ था, लेकिन सबको लगता था राजा किसी और को ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए सभी रानियां राजा का ध्यान खींचने के लिए कोशिश करती रहती थी। एक दिन राजा ने सोचा, इनकी घृणा और झगड़ों को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। महाराज अक्सर परेशान रहते थे। महाराज ने इसी परेशानी का समाधान निकालने के लिए महाराज ने एक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भिजवाया। गुप्त सर, सातों रानियों को कल राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहो। हम सातों रानियों को जनता के बीच में उपस्थित करना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सारी रानियों को संदेश दिया। सातों रानियों ने मन में जिज्ञासा थी, भला महाराज हमें राज दरबार में क्यों बुला रही हैं? फिर भी सातों रानियां दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी हो गई। अगले दिन सारा दरबार सज चुका था। सारे मंत्रीगण उपस्थित थे। महाराज राज दरबार में पधारते हैं। आज हम अपनी रानियों का परिचय करवाना चाहते हैं आप सबसे, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया गया था। हमारे राज्य की खुशहाली के लिए हमारी रानियां हमेशा तत्पर रहती हैं। हमारी रानियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम हमारी रानी तारा से मिलवाते हैं। रानी तारा अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती है। हमारे राज्य को बड़ा ही सुंदर दर्शाती है। इनकी सुंदरता की महक दूसरे राज्यों तक भी जाती है। इसी कारण दूसरे राज्य हमसे घृणा करते हैं। हमारी दूसरी रानी, रानी सुरभि। रानी सुरभि की गायन कला इतनी मधुर है, सुनने वाले का मन शांत हो जाता है। इनकी गायन कला हमारे मन को हमेशा शांति देती है। हमारी तीसरी रानी चारुलता। चारुलता बुद्धिमत्ता और ज्ञान की देवी मानी जाती है। हमारे राज्य को रास्ता दिखाने में इनका अहम योगदान रहता है। हमारी चौथी रानी, रानी मेघा। रानी मेघा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इनकी चित्रकारिता प्रेरणादायी और अद्भुत होती है। हमारी पांचवी रानी, रानी किरण। रानी किरण की वीरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। पड़ोसी राज्य इनकी वीरता का लोहा मानते हैं। हमारी छठी रानी, रानी पुष्पा। इनकी कढ़ाई बुनाई और हस्तकला बेमिसाल है। ये राज्य में अपनी अलग ही पहचान रखती हैं। हमारी सातवीं रानी, रानी अंशु। रानी अंशु अपने हृदय की दया और करुणा के लिए जानी जाती है। ये बड़ी ही दयावान है। मैंने सातों रानियों को आज आमंत्रित किया है। मैं इन सबको एक परीक्षा देना चाहता हूं। तुम सबको 3 दिन के भीतर ऐसा काम करना होगा जिससे पूरा राज्य तुम्हारा नाम ले। जो सबसे अच्छा काम करेगी उसे मैं अपना सबसे खास इनाम दूंगा। क्या ये चुनौती तुम सबको स्वीकार है?
रानी पुष्पा महाराज से प्रश्न करती है। महाराज, यह कैसी परीक्षा है? क्या हमारे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? नहीं महारानी, हमारे राज्य पर कोई संकट नहीं आने वाला, किंतु हम आप सबकी परीक्षा लेना चाहते हैं। रानी किरण। महाराज, यह कैसी परीक्षा है और यह परीक्षा सिर्फ हम रानियों के लिए ही क्यों है? महारानी, ये हमारा आदेश है, आप सबको मानना पड़ेगा। सभी रानियां चुनौती स्वीकार कर चली जाती है। सबके मन में जिज्ञासा थी, लेकिन सब खुश भी थी। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, भला यह कैसी परीक्षा है जो सिर्फ रानियों के लिए है? और यह महाराज का कैसा निर्णय है? यह उन्हें कोई छूट भी नहीं दी गई। उनको 3 दिन के भीतर अपने आप को प्रमाणित करना था। सभी रानियां अपने अपने महल पहुंचकर योजना बनाती हैं। सभी रानियों ने अपने अनुरूप योजना बनाई। रानी तारा ने सोचा, वह अपनी सुंदरता से लोगों का दिल जीतेगी। रानी तारा ने दासियों को आदेश दिया, दासियों, हम अपने महल को रत्नों से और फूलों से सजाएंगे और अपने राज्य को बहुमूल्य रत्नों से सजाकर राज्य की सुंदरता को दर्शाएंगे। रानी साहिबा, यह अति सुंदर विचार है। दासियों, तुम अभी काम में लग जाओ। हमारे महल को बहुमूल्य रत्नों और फूलों से सजा दो। हमारे राज्य को भी रत्नों और फूलों से सजाकर सुंदर बना दो। यह शर्त हम ही जीतेंगे और इस परीक्षा में हम अपने आप को प्रमाणित करेंगे। सभी दासियां रानी तारा की बात मानकर पूरे महल और राज्य को सजाने लग जाती है। पूरा राज्य बहुमूल्य रत्नों और फूलों से सजकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई नई नवेली दुल्हन हो। उधर रानी सुरभि ने एक भव्य संगीत आयोजन किया। रानी सुरभि अपनी आवाज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सोचा, क्यों न संगीत का आयोजन करके लोगों को मोह लिया जाए। दासी, तुम संगीत का आयोजन करो। हम सबके सामने संगीत को प्रस्तुत करेंगे और लोगों के मन में जगह बनाएंगे। रानी सुरभि के आदेश के बाद दासियों ने संगीत का आयोजन किया। इनकी आवाज सुनकर लोगों का मन बड़ा शांत और चंचित हो गया। उनकी आवाज सुनकर लोगों का मन बड़ा शांत और चंचित हो गया। सभी लोगों ने संगीत का आनंद लिया। रानी चारुलता ने अपनी योग्यता के अनुसार एक पुस्तक लिखने का निर्णय किया, जिससे वह अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करना चाहती थी। उन्होंने दासियों को आदेश दिया और पुस्तक लिखने का काम प्रारंभ किया। उन्होंने अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास का वर्णन कर राज्य के लिए अपना अहम योगदान दिया। रानी मेघा ने अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने राज्य के सबसे बड़े मंदिर का एक भव्य चित्र बनाया, जो सदियों तक याद रखा जाएगा, जिससे लोगों का मन उनकी तरफ ही खींचा। रानी चित्रकारिता में माहिर थी, इसीलिए उन्होंने यही रास्ता चुना। रानी किरण अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी। दासी, तुम एक छोटी सी योजना बनाओ। हम दुर्गम पहाड़ी पर जाएंगे। क्या महारानी? हाँ, हम अपनी वीरता का परिचय देंगे। रानी किरण ने दासी को जैसा कहा, दासी ने वैसा किया। रानी किरण अपनी छोटी सी सेना के साथ दुर्ग पहाड़ी पर गई। वहां पर जाकर उन्होंने सारे डाकुओं को हराया
और अपनी वीरता का परिचय दिया। राज्य में उनकी खूब चर्चाएं हुई। रानी पुष्पा ने एक नई वस्त्र शैली बनाई, जिससे राज्यों में एक नई दिशा और सुंदरता का वातावरण बना हुआ था। वह वस्त्र शैली अद्भुत और अपूर्णीय थी। राज्य के लोगों ने यह वस्त्र शैली को खूब पसंद किया। दासियों, यह नई वस्त्र शैली है। इसे लोगों ने खूब प्यार दिया है। हम हमारे राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं और हम इसे गरीबों को बांटना चाहते हैं। रानी पुष्पा ने सारे नए वस्त्र शैलों को गरीबों में बांट दिया। राज्य मंत्री, 3 दिन पूरे होने वाले हैं। भला रानियों ने राज्य के लिए क्या क्या किया होगा? क्या वह एक साथ काम कर भी पाएंगी या नहीं? हमें हमारे मन में जिज्ञासा हो रही है। महाराज, आप जिज्ञासा ना करें। सारी रानियां योग्यपूर्ण है। वह अपनी योग्यता के अनुसार राज्य में सुंदरता और नवीन प्रेरणा लाएंगी। अगले दिन राज दरबार लगता है। सातों रानियां राज दरबार में उपस्थित होती है। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। सभी रानियों की परीक्षा समाप्त होती है। हम सातों रानियों का काम सुनना चाहते हैं। महाराज ने सबके प्रयास सुने। सभी सातों रानियों का काम सुना। हमारी सातों रानियों का काम अद्भुत है। मुझे सातों रानियों से यही उम्मीद थी। वह मेरे राज्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। लेकिन महाराज ने खास इनाम देने के बजाय एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सातों रानियां चकित हो गई। तुम सबने अपने अपने तरीके से राज्य का भला किया है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम मैं आप सब सातों को देना चाहता हूं, जिससे राज्य को एक साथ इतना सुंदर बनाया गया। मेरा इनाम केवल तुम्हारे प्रयासों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई के लिए है। तुम सब ने अपनी अपनी खूबियों से मेरे राज्य को सुंदर बनाया है। तुम सब मेरी दुनिया हो। आपस का झगड़ा छोड़ो और अपनी खासियतों से राज्य को आगे बढ़ाओ। सभी रानियां महाराज की बातें सुन रही थी। सभी स्तंभ थी। सबके मन में जिज्ञासा थी। भला वह क्या नहीं कर सकती थी अपने राज्य के लिए, किंतु वह आपस में ही झगड़ती रहती थी। सभी रानियों ने राजा की बात समझी और आपसी झगड़े को खत्म किया। वे सब राज्य को मिलकर समर्थ और नवीन बनाने में जुट गई। राजा यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वह अपने राज्य मंत्री को गले लगा लेते हैं। राजा का राज्य बड़ा ही खुशहाल था।